अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। और आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज जो है हम MGT 211 की फाइनल टर्म के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके जो 60 MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 MCQs हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पीछे मैं मुकम्मल एक MGT 211 पर लेक्चर सीरीज़ बना चुका हूँ फाइनल की। अगर अभी तक आपने वो फाइनल सीरीज़ नहीं देखी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने सारे सब्जेक्टिव जो है वो आपको करवाए हैं। और अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन से देख सकते हैं या नीचे उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। तो चलें जी, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो हमारे पास जो पहला जो MCQs वाला क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ की डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग। हमारे पास सेलिंग और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है हमने बताना है। तो हमारे पास सबसे पहला मार्केटिंग इज़ द लॉन्ग टर्म व्हील सेलिंग इज़ द शॉर्ट टर्म पर्पस। तो यही चीज़ आ जाती है कि हमारे पास मार्केटिंग में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हम करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, और हमारे पास जो सेलिंग होती है वो एक शॉर्ट टर्म हमारे पास प्रोसेस है। उसके अलावा और भी कई ऑप्शंस लिखे हुए हैं जिसमें हमारे पास बताया हुआ है कि प्रोडक्शन के बाद हम जो है ना वो डिसीजन लेते हैं मार्केटिंग का, या फिर हम सेलिंग जो है ना वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं। ये भी गलत है क्योंकि हम सेलिंग कभी प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट नहीं करते। फिर मार्केटिंग जो है वो ट्रांसफ़र करती है ओनरशिप को, और सेलिंग जो है वो टोटल सिस्टम होता है। तो ये ऑलमोस्ट सारे गलत हैं। हमारे पास ए वाला ही ठीक है कि हमारे पास जो मार्केटिंग है वो एक लंबा प्रोसेस है और सेलिंग जो है वो एक शॉर्ट प्रोसेस है। अच्छा, चलें जी, हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कहता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस रॉ मटेरियल मशीनरी एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है ना वो रॉ मटेरियल को शो करता है, मशीनरी को शो करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को शो करता है। तो हम देख लेते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, और हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री में ही बनती हैं। हमने लेक्चर सीरीज़ में बहुत अच्छे से इंडस्ट्री को जो है वो कवर किया था। और फिर अगर अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास इंडस्ट्री ही आएगी। अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। कहता है विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फोकस ऑन डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग फ़ोन कॉल्स एंड सेंडिंग गिफ्ट। तो आप इन चीज़ों को देख चुके हैं पहले भी, कि हमारे पास कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं, हम जो है ना वो इसमें फ़ोन कॉल्स वगैरह करते हैं और गिफ्ट वगैरह देते हैं हमारे पास जो कस्टमर होते हैं। ठीक है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। उसमें हमारे पास रिलेशनल मार्केटिंग आ जाती है, ट्रांसैक्शनल मार्केटिंग आती है, पॉइंट ऑफ सेलिंग आ जाता है। तो हमारे पास रिलेशन मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। Which external marketing environment factor can have an impact on industries such as telecommunication, automobiles और tobacco। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन चीज़ों पर इंडस्ट्री में बनने वाली इन चीज़ों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनको पहले देखते हैं। हमारे पास सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है, या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट्स है ना वो इन चीज़ों पर ख़ास कर ध्यान देता है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स और ये सारे तंबाकू वगैरह हैं, इन सब में हुकूमत का बहुत ज़्यादा, पॉलिटिशियन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। और इनमें हमारे पास जो है ना वो आप कह सकते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जैसे लॉज वगैरह का लगना, इनको भी हम अच्छी तरह से पहले ही पढ़ चुके हैं। वट इज who is responsible for planning, executing and overseeing all meeting मार्केटिंग एक्टिविटीज़। कहता है कि कौन सा वो बंदा है या कौन सी पर्सनालिटी है जो प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूटिंग करता है, ओवरसीइंग सारे मामलात को देखता है, जितने भी मार्केटिंग में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन आते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, या फिर हमारे पास जो है वो CEO ऑफ कंपनी। तो हमारे पास जो मैनेजर है ना वो इन चीज़ों को मैनेज करता है। मैनेजर के बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैनेजर जो है वो प्लानिंग देखता है,
कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और सारे प्लान की जांच पड़ताल करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए। हमारे पास जो है वो 4 एलिमेंट्स ऑफ फिम मार्केटिंग मिक्स ऑफन कॉल्ड 4PS। हमारे पास जो मार्केटिंग के 4 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम 4PS का नाम देते हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे प्रमोशन, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, प्लेस आ जाता है। यहाँ फिर हमारे पास प्रोडक्शन, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रॉफिट, प्लेसमेंट आ जाता है। तो हमारे पास सी वाला बेस्ट है, जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लेस को देखते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस को देखते हैं, और चौथी और अहम चीज़ हम देखते हैं कि इसको प्रमोट कैसे करना है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। कहता है विच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे टू गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कहता है कि मार्केटिंग मिक्स में यानी पीएस में वो कौन सी चीज़ है जो डिटरमाइन करती है कि हमारे पास ये एक अच्छा और इफ़ेक्टिव वे है कि हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाएं। तो इसके हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट आ जाता है, प्रमोशन आ जाता है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, या फिर हमारे पास प्राइस आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्लेस जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को, वो हमारे पास आ जाती है। इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये हमारे पास इसमें अगला जो है, कहता है व्हाट इज पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग में हमारे पास जो मार्केटिंग रिसर्च है वो क्या है कॉन्टेक्स्ट में, तो उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स सैलरी, हमने क्या करना है, एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज करता है, सेल्स सैलरी को इंक्रीज करना है, या फिर आइडेंटिफाई करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास किसी प्रोडक्ट के लिए प्राइस है। फिर आपके पास डिस्कवर पीपल वांट, नीड और बिलीव, आपने ये डिस्कवर करना है जिन पीपल को आप इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर चाहते हैं या फिर इस पे यकीन रखते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टू चूज विच चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें जो करेक्ट इसका आंसर है वो सी वाला ही है कि आपने देखना है, जाहिर सी बात है, आपने मार्केटिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट बेचना है बिजनेस प्लान करते हुए, तो पीपल के लिए बनाना है कि लोग खरीदेंगे तो आपकी मार्केट चलेगी ना। तो यही हमारे पास आ जाता है कि पीपल क्या चाहते हैं, पीपल के क्या चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। Which marketing segmentation factors involve dividing the marketing based on characteristics like age, gender, income, race, occupation and ethnic group। तो हमारे पास सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट फैक्टर्स कौन से हैं जो कि हमारे पास मार्केटिंग को ना इन करेक्टरिस्टिक पर जो है ना वो बेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है, इनकम वगैरह, और रेस यानी जात पात वगैरह, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। बिहेवियर सेगमेंटेशन होता है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, या फिर फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। हमारे पास सी वाला है कि डेमोग्राफिक, हम डेमोग्राफी को अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेते हैं। अब व्हाट आर दी मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। हमारे पास जो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है उनमें से मेन फैक्ट कौन कौन से हैं प्रोसेस। तो आपने डिफाइन करना है रिसर्च प्रॉब्लम को, फिर आपने सिलेक्ट करना है रिसर्च डिज़ाइन को, फिर कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है डाटा को, और फिर आपने फार्मूलेट करना है फाइंडिंग्स को। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, या फिर टारगेट मार्केटिंग, फिर सेगमेंटेशन या प्रोडक्ट डिफरेंस, और सी डी वाला हमारे पास जियोग्राफिक सेगमेंटेशन आ जाता है, डेमोग्राफिक आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ए वाला ही जारी सी बात है, ए में हमने ये प्रॉब्लम हल करने के लिए क्या मार्केटिंग रिसर्च के लिए सबसे अहम तरीका यही है कि हम सबसे पहले रिसर्च करें, फिर सिलेक्ट करें रिसर्च डिज़ाइन को, फिर कलेक्ट करें डाटा को और एनालाइज करें, और फिर हम फार्मूले फाइंड करें जिससे हम उनको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इसमें बताया गया है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें मार्केटिंग इशू और ट्रांसफार्मिंग में जो है ना वो डाटा गैदर किया जाता है, और इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव डिसीजन एंड रिड्यूस रिस्क कार्ड। इसमें जिसमें आप मार्केटिंग इशू का सारा डाटा लेते हैं और इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि आप अच्छे डिसीजन ले सकें और अपना जो मार्केटिंग का रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकें। तो वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता है, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर होता है, या मार्केटिंग रिसर्च होती है। जाहिर सी बात है हमारे पास डी वाला ही आएगा कि इसमें हम मार्केटिंग की रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है विच रिसर्च मेथड इन्वॉल्व सिंपली वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग
टूल्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट स्कैनर्स। तो हमारे पास कौन से रिसर्च मेथड होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वाचिंग में और रिकॉर्ड करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, और टूल यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट स्कैनर्स हो गए। तो हमारे पास सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फोकस ग्रुप। तो ऑब्जर्वेशन सीरीज बात है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके मुताबिक फैसले वगैरह लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इसका बेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हम देखते हैं अगला एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास। कहता है कि कौन सी 4 कीज़ हैं जो इन्फ्लुएंस होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल या कल्चर, फिर हमारे पास प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन वगैरह आ जाता है। तो हमारे पास यही मेरे ख्याल से पहला है कि हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल उसकी होती है, फिर पर्सनैलिटी होती है, फिर सोशल इशूज़ या फिर सोशल लाइफ होती है, फिर उसका कल्चर होता है कि उसका कल्चर क्या है। तो ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। आगे देखते हैं जी हम। कहता है कि विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड प्रोडक्ट्स दैट कंज्यूमर हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी फॉर एंड आर वेरी क्वालिटी स्टेटस एंड स्टैंडर्ड कॉन्शियस अबाउट। तो इसमें हमारे पास कन्वेंशंस जो है वो गुड्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास शॉपिंग गुड्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास स्पेशलिटी गुड्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स आ जाते हैं। तो हमारे पास स्पेशलिटी गुड्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास कस्टमर क्या देखता है, वो ऐसे प्रोडक्ट देखता है जिसमें ब्रांड लॉयल्टी होती है और क्वालिटी होती है, एक तरह का स्टेटस होता है और एक स्टैंडर्ड होता है कॉन्शियस का। तो इस तरह के होता है, जैसे खारी का कपड़ा हो गया, बाटा के शूज़ हो गए, इस तरह के ब्रांड जो होते हैं जो कस्टमर ज़्यादा पसंद करता है क्वालिटी के लिहाज से। तो उसमें हमारे पास स्पेशलिटी गुड्स आ जाते हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है कीमतें भी स्पेशल ही होंगी। आगे हम देखते हैं व्हाट इज सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी फॉर सेल। कहता है कि उन सब चीज़ों का सम जो कि कंपनी सेल के लिए ऑफर करती है क्या कहलाता है। तो इसमें आपकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो रही हैं और साथ साथ लिसनिंग भी हो रही है और आपको समझ भी आ रही है इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स होता है कि हम हर प्रोडक्ट को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उसका सम कर देते हैं। जाहिर सी बात है कंपनी ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तो लेके नहीं ना चलना, उसने मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट बनाने, मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज बना रही हैं। चलें जी। कहता है विच ऑफ दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय हाई कंपटीशन, हाईएस्ट सेल इन मार्केटिंग एंड रिलेटिवली मोर सिग्निफिकेंट मोर मार्केट शेयर। तो इसके पहले हम चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन स्टेज आ जाती है, ग्रोथ स्टेज आ जाती है, मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है और फिर हमारे पास डिक्लाइन स्टेज आ जाती है। तो हमारे पास मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है जिसमें हम जो लाइफ साइकिल है उसको हाई कंपटीशन पर जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं, उसकी हाई सेल्स को देखते हैं कि मार्केट में कैसी उसकी सेल्स हैं और उसके जो मार्केटिंग शेयर होते हैं उसके रेलिवेंट जितने भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं उनको देखते हैं। चलें जी अगला देखते हैं। कहता है व्हाट इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर आर न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केटिंग विद हायर प्राइस देन द मार्केटिंग एक्सेप्शन। कहता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है जब हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम जो है ना वो एक्सेप्शन से ज़्यादा यानी उम्मीदों से ज़्यादा हाई कीमत रखते हैं। तो उसके आंसर की तरफ चलेंगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है, डायनेमिक प्राइसिंग होती है, प्राइस स्कीमिंग होती है, फिक्स प्राइस होती है। तो हमारे पास प्राइस स्कीमिंग होती है कि प्राइस को ऊपर नीचे करना, स्कीम करना। तो ये आप अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट स्कीमिंग का पढ़ के आए हैं इंग्लिश 101 में। आगे जी, व्हाट विच टाइप ऑफ द ब्रांड नेम इज यूज्ड व्हेन मैन्युफैक्चरर यूज द ब्रांड ऑफ सम रिटेलर व्हील द मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। तो कौन सा ब्रांड नेम यूज़ किया जाता है जब मैन्युफैक्चर जो है वो ब्रांड नेम यूज़ करते हैं रिटेलर से जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं एक प्रोडक्ट। नेशनल ब्रांड होते हैं, लाइसेंस ब्रांड होते हैं या प्राइवेट ब्रांड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट ब्रांड ऐसे हैं जो कि हमारे पास यूज़ किए जाते हैं जब रिटेलर्स लेते हैं यूज़ के लिए मैन्युफैक्चर के, ठीक है ना। तो नेशनल ब्रांड्स भी हम देख चुके हैं, प्राइवेट ब्रांड्स भी देख लिया, लाइसेंस ब्रांड के बारे में हमने डिस्कस किया था लेक्चर सीरीज़ में। और अगर अभी तक आपने लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं, फाइनल पर बनाई है। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को लाजमी लाइक करके जाना है। आपका लाइक जो है वो हमारा हौसला बढ़ाता है, और इसके अलावा हमें जो है ना वो और ज़्यादा वीडियो बनाने की चाह, ज़ाहिर सी बात है अगर आपके लाइक्स आएंगे, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो हमारा भी दिल करेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ वगैरह रेडी करें। वट इज़ दी पर्पज़ इन विच एनी आइडेंटिफिकेशन इज सजेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट। तो हमारे पास वो कौन सा पर्पज़ है जिसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है सजेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट्स। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले है ब्रांडिंग, फिर हमारे पास पैकेजिंग, फिर हमारे पास प्राइसिंग, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास ब्रांडिंग आ जाती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर कोक की बोतल है और पेप्सी की बोतल है, तो आप ब्रांड करेंगे उसका। एक कोक का एक अलग आपके पास लोगो है, उसका एक पैकिंग अलग तरह की है। इसमें हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, पैकिंग वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह, उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, हर चीज़ को देख चुके हैं। जो कि ज़ाहिर सी बात है जो ब्रांडिंग है ना, उसका जो लोगो है वो ज़्यादा हैसियत रखता है। किसमें जी, आप सारी सी बात है पेप्सी का लोगो और है, कोका कोला का लोगो और है, तो लोगो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हाथ रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ फिल्म यूज टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर कार्ड। तो ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है, एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया होता है वर्क, जिसमें आप क्या करते हैं कि एक अच्छी तरह से यूज़ करते हैं कि आप अपनी सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक भेजें। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है ऐसा चैनल या फिर ऐसी चीज़, चैनल वो चीज़ है जो राब्ता में रखती है किसी भी सेंडर को रिसीवर के साथ, ठीक है ना। अब ज़ाहिर सी बात है एक जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ चल रही है, ड्रामा वगैरह, तो हम देखते हैं जी उस चैनल पे लगाओ। तो चैनल एक ज़रिया है कि जो चीज़ चल रही है उसको हमारी तक पहुंचाए। तो ये भी एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जो क्या करती है कि एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाती है, सर्विस को पहुंचाती है। चलें जी देखते हैं कि कोई प्रोपोर्शनल अप्रोच होती है जो डिज़ाइन की जाती है मोटिवेट करने के लिए। जो होल सेलर होते हैं या फिर रिटेलर होते हैं, जो रिटेल करते हैं आपकी जो है ना वो प्रोड्यूस पुश करती है प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट टू एंड यूज़र। तो हमारे पास यहाँ पर पुल स्ट्रैटेजी आ जाती है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, पुश स्ट्रैटेजी आ जाती है, या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो हमारे पास पुश स्ट्रैटेजी आ जाती है जिसमें हम पुश करते हैं। आगे हमारे पास विच प्रोपोर्शनल ऑब्जेक्टिव एम्स टू एडवाइस कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस और इट्स फ्यूचर। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव के आप कह सकते हैं एम्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें हम एडवाइस करते हैं कस्टमर को कि प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस को देखें और इसके फीचर्स को देखें। तो हमारे पास कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्रिएटिंग अवेयरनेस आ जाती है, बाइंग डिसीजन आ जाता है। तो हमारे पास कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, कहता है विच एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी डायरेक्टली कंपेयर टू और मोर प्रोडक्ट्स। हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि डायरेक्टली कंपेयर करती है दो प्रोडक्ट को या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट को। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पोसेसिव आ जाती है या फिर कंपेरेटिव आ जाती है। तो कंपेरेटिव हमारे पास सी वाला क्लियर है कि एडवर्टाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को। जैसे आपके अक्सर जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट एड्स आ रहे होते हैं टीवी पर, जिसमें क्या देखते हैं कि वो एरियल एरियल के साथ कभी वो कर रहा होता है, एक्सप्रेस जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्राइड को ब्राइड से अच्छा खुद को दिखाने के लिए एरियल उसके साथ कर रहा होता है एडवर्टाइजमेंट। चाहे वो सही से स्क्रीन नहीं दिखाते लेकिन उसका मसलन भी इम्पैक्ट डाल देते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को जो है ना वो कंपेयर कर रहा है अपने के साथ। कहता है विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन ऑफ रीचिंग मास ऑडियंस क्विकली एट लो पर पर्सन कॉस्ट एंड गिव द ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द मैसेज। कहता है कि कौन सी बेस्ट फॉर्म है जिसमें आप पर पर्सन जो कॉस्ट है वो लो होती है, यानी हर एक पास पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो लो होती है, और अच्छी तरह से जो है ना वो कंट्रोल के अंदर अंदर अपना मैसेज हर एक तक ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा देते हैं। पर्सनल सेलिंग पब्लिसिटी आ जाती है, पब्लिक रिलेशन आ जाती है, सेल या एडवर्टाइजमेंट। तो हमारे पास डी वाला एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा जरिया है जिसमें हम प्रमोशन को जो है ना वो रीच कर सकते हैं जहाँ तक मर्जी।
आगे जी देखते हैं हमारे पास, व्हाट एडवर्टाइजिंग मीडिया हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ऑफर अ हाई लेवल ऑफ रेडी मार्केट सेगमेंटेशन। तो कौन सी जो है वो एडवर्टाइजिंग मीडिया है जो कि हाईएस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखती है और ऑफर करती है कि हाई लेवल की जो है मार्केट सेगमेंटेशन हो। टेलीविज़न आ गई, डायरेक्ट मेल आ गया, मैगजीन्स आ गई, या आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। तो डायरेक्ट मेल जो है ना वो क्या करता है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। What is the proportion to that involve one communication between a salesperson and potential customer? तो आपके पास जो potential customer वो कस्टमर है जो बार बार चीज़ आपसे खरीदता है, और सेल्स पर्सन वो है जो चीज़ बेचता है। तो कौन सा कम्युनिकेशन है जो कौन प्रमोशन टूल एज अ प्रमोशन टूल काम करता है? तो हमारे पास जो है वो पर्सनल सेलिंग है। पर्सनल सेल, जाहिर सी बात है, 1 to 1 हमने चीज़ को बेचना है तो उसमें पर्सनल सेल आ जाती है। आगे जी हमारे पास आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर एंड डिटरमाइनिंग इफ दे हैव अथॉरिटी टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। कहता है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कस्टमर पोटेंशियल है, यहाँ बार बार आएगा, और डिटरमाइन करते हैं कि ये इतनी अथॉरिटी रखता है, इतना काम रखता है कि ये चीज़ को बाय कर सके, और इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि इस चीज़ के पैसे वो पे कर सके। तो उसके आंसर की तरफ चलते हैं, क्वालिफाइंग, प्रोस्पेक्टिंग, या प्रेजेंटिंग, या डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। What technique for prospecting involves asking a satisfied customer for referral to other potential customer? कहता है कौन सी तकनीक है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एक सेटिस्फाई कस्टमर है ना वो इन्वॉल्व होगा कि दूसरे जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको रेफर करे, उसको लेके आए, रेफर करे। जैसे मेरा जो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसको दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर दूसरा आपके जो शेयरिंग लिंक को देख के आता है तो आप क्या कर रहे हैं, आप रेफ़र कर रहे हैं। और जो बंदा अच्छा कमेंट करेगा, और ज़ाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप बुरा कमेंट करें, कोई मसला नहीं है, लाजमी करें कमेंट। और अगर आप वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें तो मैं आपको एक दिल लाजमी पास करूँगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर क्या है, हमारे पास आंसर है स्नोबॉल तकनीक। इसे हम स्नोबॉल तकनीक का नाम देते हैं। आगे जी हमारे पास जो है, विच टास्क ऑफ द सेल्स मैनेजर इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोलिंग सेल्स। कहता है कि कौन सा टास्क है जिसमें हमारे पास जो सेल्स मैनेजर होता है वो डिफाइन करता है सेल्स ऑब्जेक्टिव को, और कंट्रोल करता है सेल वगैरह को, मतलब कि कहाँ आपने भेजना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स आ जाता है, कि आप प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। कहता है कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट फीचर्स की, और बेनिफिट बताते हैं पोटेंशियल कस्टमर के, कस्टमर को बताते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, प्रेजेंटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि आपके जो, अगर आप बोतल लेते हैं उसके पीछे इंटीजर्स लिखे होते हैं, यूज़ करने का तरीका लिखा होता है, हर तरह के उस वहाँ पर डिटेल लिखी होती है। कहता है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। हमारे पास जो इफेक्टिव यूज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोडक्टिविटी है। अगर हमने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी उसकी कितनी है। आगे जी हम देखते हैं, व्हाट इज़ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी रेफर टू गेटिंग अ प्रोडक्ट व्हेन रिक्वायर्ड। तो हमारे पास यूटिलिटी की कौन सी फॉर्म है जो रेफ़र करती है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना वो गेट हो जाए, जब रिक्वायर हो। तो हमारे पास टाइम यूटिलिटी आ जाती है, फिर हमारे पास प्लेस यूटिलिटी आ जाती है। तो हमारे पास टाइम यूटिलिटी है, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो टाइम पे मिलता है उसे टाइम यूटिलिटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जी, विच इज़ नॉट फैक्टर कंसीडर फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो जो है ना इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए जो है ना वो देखा नहीं जाता। क्लीमेट कंडीशन आ जाती है, जाहिर सी बात है इसका तो होना लाजमी है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर भी जाएंगे आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे इसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है ना। फिर आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप देखें जहाँ जिस लोकेशन पे आप कंपनी बना रहे हैं वहाँ पर इस तरह के वर्कर मिल जाएंगे।
फिर आपके पास अवेलेबिलिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की आ जाती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। हमारे पास जो इंटरनल अरेंजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या कहलाती है, हम देख लेते हैं जी। प्रोडक्शन प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट प्लानिंग या ऑपरेशन प्लानिंग। तो हमारे पास जो सी वाला है लेआउट जो प्लान है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है कि आपने शुरू से लेकर एंड तक जो प्लान अपना लेके चलना है उसको आप देखते हैं तो लेआउट प्लान का नाम देते हैं। नेक्स्ट जी, विच लेआउट डिज़ाइन ऑप्शन कंसीडर द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। कहता है कि लेआउट डिज़ाइन ऑप्शंस कौन से हैं जो कंसीडर की जाते हैं प्रोडक्ट प्रोसेस में और इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्शन में। सेलर लेआउट आ जाता है, प्रोडक्ट लेआउट आ जाता है, प्लेसमेंट लेआउट आ जाता है, या फिर हमारे पास फ्लेक्सिबल लेआउट आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट लेआउट यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है जो प्रोडक्शन के दौरान देखा जाता है। तो हमारे पास TQM जो कॉन्टेक्स्ट क्वालिटी है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो हमने देखना है टोटल क्वालिटी मॉनिटरिंग, टोटल क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सी वाला वो करेक्ट ऑप्शन है और इस पर हम डिटेल से एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने जो हमने लेक्चर सीरीज देखी थी। और आपने वो लेक्चर सीरीज लाजमी विजिट करनी है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल से बनाई गई, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है। तो वो आपका देखना बनता है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो पट चार्ट का कौन सा जो है ना वो PRT चार्ट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है जिसमें एक्टिविटीज़ आ जाता है, इवेंट आ जाता है, सिलेक्ट टाइम आ जाता है, क्रिटिकल पाथ आ जाता है। सिलेक्ट टाइम हमारे पास PRT चार्ट का नहीं है हिस्सा, बाकी सारे हिस्से हैं जिसमें एक्टिविटीज़, क्रूशियल पाथ आ जाता है और इवेंट्स आ जाता है। आगे हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है TQM का वो क्या है, मेन स्टार्टिंग पॉइंट। इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिव मेजरमेंट या क्वालिटी कंट्रोल। तो कस्टमर फोकस हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि सी वाला। आगे जी हम देखते हैं कि हमारे पास जो GIT है वो किसके लिए स्टैंड करती है। तो GIT को देख लेते हैं, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लेना। तो GIT जो होता है ना वो ए वाला ऑप्शन आ गया, जस्ट इन टाइम के साथ आपने प्रोडक्ट जो है ना वो मैनेजमेंट संभाली। व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का पर्पस क्या है, आप जाहिर सी बात है आपने देखना है कि आप ए वाला है कि आपने देखना है जो प्रोसेस आप कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो आपकी एक्सेप्ट एबिलिटी को जो है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, यानी जिस क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट चाहिए उस क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। आगे इसमें से कौन सा जो वो बेंच मेकिंग में प्रोसेस नहीं होता तो हम उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी वाला है। बेंच मेकिंग पर भी जो है ना वो लेक्चर है मुकम्मल। तो मैनेजिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारी होते हैं इसमें। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बेंच मेकिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो बेंच मेकिंग का पर्पस है वो क्या है, तो इम्प्रूव करना है आपने इंटरनल प्रोसेस को, प्रोडक्ट्स को। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ज़ीरो डिफेक्ट लेवल बैंक मेकिंग में कौन सी चीज़ है, तो वो लेवल सी वाला जहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होता प्रोडक्ट में और प्रोसेस में और ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे पास नो डिफेक्ट लेवल यहाँ ज़ीरो डिफेक्ट लेवल कहलाता है। फिर आपके पास व्हाट डज ISO 14 सर्टिफिकेशन फोकस ऑन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपके पास जो है ना वो MCQs भी आ गया है। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होती है ना उसमें हम देखते हैं ISO 14000 को। आगे जी देखते हैं कि प्राइमरी पर्पस क्या है बेंच मेकिंग का। बेंच मेकिंग हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक के ख़ास एरिया में रहते हुए। आगे जी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। हमारे पास कोई भी मैसेज है उसको कन्वर्ट करना है एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, तो वो आपके पास इनकोडिंग आ जाती है। तो इनकोडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे जी विच टाइप ऑफ दी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। तो पीपल में फेस टू फेस कौन सी जो है वो इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। जाहिर सी बात है वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें आप एक दूसरे से बात करके लिखा हुआ पढ़ के जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है इसमें। फिर आ जाता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपने जाहिर सी बात है आपने सिग्नल वगैरह देने होते हैं जब आप
अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे, आप या फिर आपको नींद आ रही तो आप ज्वाइन लेंगे, तो उसका मतलब आपने ज्वाइन ली है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को। इसकी मैं एक थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ कि एक बंदा यस भी करी आ रहा है और ऊपर से जो है ना त्यूड़ियाँ भी चढ़ा रहा है अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो उसका मतलब है कि वो आपकी हाँ में भी हाँ मिला रहा है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहा है, तो इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। एक्साइटमेंट से भी आप ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, तो आपके पास जो नॉइस है ना, फैक्स के ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन के ज़रिए आप कम्युनिकेशन करते हैं, लेटर के ज़रिए आप कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन शोर के ज़रिए आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कम्युनिकेशन का ही नहीं। तो लेटर और मेमोरेंडम के बारे में आपने डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास जो लेटर है उसमें क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन के लिए आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन लिखा जाता है, और मेमोरेंडम जो है ना वो क्या किया जाता है, वो इनसाइड यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास आपने अच्छी तरह से इन चीज़ों को देख लेना है। कहता है विच ऑफ दी नॉट नेटवर्क एंटरप्राइज की कौन सी जो है वो मिसाल नहीं है। तो हमारे पास जो डी वाला है कि इंक्रीज रिलायंस और ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेसिस। आगे जी हम देखते हैं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग है यूज़ की जाती है एक्सटर्नल यूज़र के लिए, वो किस तरह की जो है ना वो अकाउंटिंग है। तो इस तरह की अकाउंटिंग जिसमें आप क्या करते हैं कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखाते हैं, तो उसमें जो है ना एक्सटर्नल यूज़र के लिए दी जाती है। कहता है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो क्या है, तो समराइज करना है आर रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंसिव को। नेक्स्ट आप देखते हैं व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पर तमाम जो है ना बिजनेस मैनेजर और मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉय और यूनियन ओनली, और इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, और जो ऑनर्स होते हैं वो सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रखते हैं। आगे आ जाता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमारे पास GAAP, ये हमारे पास लास्ट लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। गैप का पर्पस क्या है, MGT 211 के जो लेक्चर सीरीज बनी है फाइनल टर्म में, उसमें तो वो मिल जाएगा आपको लास्ट पे। तो इन्हें श्योर करना है आपने ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड को केप्ट एक्यूरेटली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है। क्या जो गवर्न कंटेंट है ना और उसकी फॉर्म है उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट करना है। आगे जी हम देख लेते हैं कि आपके पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट होती है ना क्वीएन के लिए, वो क्या होती है। तो एसेट इज इक्वल टू लिएबिलिटी और ओनर्स इक्वलिटी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं। आपने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से। डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो आपने इंश्योर करना है कि हमारे पास हर जो ट्रांजैक्शन है ना वो दो जो है ना हैज़ टू फैक्ट्स, दो फैक्ट रखती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आगे जी देखते हैं हमारे पास जो स्नैपशॉट है किसी भी कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन की एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, वो क्या कहलाती है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी इंस्टेंट पर जो है ना आपने उसकी जो है ना वो स्टेटमेंट देख ली, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट का नाम कहलाता है, वो बैलेंस शीट कहलाती है, ज़ाहिर सी बात है। आगे जी हमारे पास फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करने का पिछले वाले ही जो है ना वो क्वेश्चन से बनेगा। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ऑपरेशन एक्सपेंसिव होते हैं, और इनकम टैक्सेस होते हैं। फिर हमारे पास प्राइमरी पर्पस क्या है बजट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जारी सी बात है आपने प्रोवाइड करनी है डिटेल स्टेटमेंट के एस्टिमेटेड जो रिसेप्शन है यानी जो आने वाली पैसा है, और जो एक्सपेंशन है जितने भी आपके पास बजट जितने भी आपके पैसे लगेंगे वो क्या है, उसके मुताबिक सारे प्लान्स बनाए जाते हैं और उसको हम कहते हैं बजट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारा भी रखिए, और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं